सो वेलकम बैक। तो आज के आई थिंक 16वां 17वां पता नहीं कितना सेशन हुआ। आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म के बारे में और पूर्व जन्म हम कैसे देख सकते हैं। कुछ बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक ग्लिम्प्स दे दूंगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सूत्र है इसके पूर्व जन्म के। ठीक है, तो उसमें से कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बोलेगा मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, जिंदगी झंड हो चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ कुंडली दिक्कत समझ में आएगा, ये कितना कमीना इंसान है और भगवान ने उसको जिस तरह से डाला है, ठीक है, वो सही जगह डाला है। तो आपको किसी के ऊपर दया नहीं करनी जरा भी एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, दिखेगा ऐसे, और लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों बना है। तो जैसे पहला हम देखते हैं, पहले इसमें अगर किसी के पहले और सातवें भाव में शुक्र हो, यदि उच्च का हो, शुक्र यदि उच्च का हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ये समझ लो पूरे जन्म में राजा की तरह उसका जीवन रहा होगा। ठीक है, पहले और सातवें भाव में, लग्न में और सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, वो भी उच्च का ही होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी मान लीजिए राहु केतु मंगल सूर्य की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा ना कहीं पे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो यानी अगर अकेला बैठा हो और उच्च का बैठा हो, स्वग्रही बैठा हो, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में राजा के समान या राजा ही था और वैसा जीवन भोग रहा था। और ये भी बताता है कि यदि वर्तमान वर्तमान जन्म में ये भी होगा कि वो अभी जहाँ जन्म लिया है वो भी एक राजा तुल्य उसका जीवन रहा है, और अगर उसके कर्म अच्छे रहेंगे वर्तमान जन्म में, तो समझ जाओ वो भी अभी राजा के समान आगे वैसा ही जीवन भोगेगा। अगर कर्म अच्छे, मैंने लिखा अथवा राजा के समान जीवन भोगेगा मतलब कर्म अच्छे हुए तो। ठीक है, क्योंकि कुंडली का ये मैंने देखा है बहुत बार लोग जैसे नेगेटिव कर्म करते हैं और कुंडली में पॉजिटिविटी दिखती है कि इसको ये एक्स वाई जेड दशा में ये समय में उसका अच्छा होगा, नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होता है कि उसका वर्तमान जन्म के कर्म बहुत काफी गंदे हैं, काफी घटिया है। मैंने एक दूसरे ग्रुप में डाला था, मेरे एक दोस्त का कैंसर हुआ है, उसको स्किन का कैंसर। अगर आप लोग को देखना होगा तो आपको बताऊंगा मारक ग्रह की दशा में कैसे उसकी असर होती है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आई आई कैन शो यू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मारक और बाधक, जब भी कोई इंसान बहुत बीमार है ना, पहला उसका देखो मारक ग्रह होगा या बाधक ग्रह होगा, या फिर 6 8 12 का स्वामी की कोई ना कोई दशा आएगी। ये तीन ही होगा, या बाधक ग्रह की अंतर्दशा या महादशा होगी, या मारक की होगी, या 6 8 12 की दशा अंतर्दशा में वो रोगिष्ट होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो ये पहला भाव बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, वर्तमान में लग्न में सूर्य उच्च का बैठा हो, ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि ऐसा लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, पर ये इन लोग को अपने पैसे का घमंड होगा पूर्व जन्म में। ठीक है, इनफैक्ट शनि भी स्वग्रही रहता है, ठीक है, पहले या चौथे घर में, तब भी ये समझ लो ये पूर्व में बहुत ही पैसा होगा उसके पास। ठीक है, इसीलिए इस जन्म में उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आया है। इनफैक्ट शनि अगर जिन जिनका खराब है, ये समझ लो पूर्व जन्म में उसके पास बहुत पैसा था, क्योंकि ये बिल्कुल 360 डिग्री राउंड कुंडली घूम जाती है। ठीक है, किसी का वीक में वीक अगर शनि बैठा है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कर्म में, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, आपने कभी सुना होगा, नाक के बदले नाक। ठीक है, वैसा ही कुछ है। कई लोग बोलते हैं ऐसा कोई, लेकिन ऐसा ही है। अगर आपने आपको पूरा कर्म के बारे में जाना और बीमारी जाननी है पूर्व जन्म के कारण क्या हुआ है, देर इज वेरी वन गुड बुक बाय स्वामी शिवानंद सरस्वती, जो ऋषिकेश के हैं। उनकी बुक है, अगर मुझे को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी ना तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पढ़िएगा। उसमें बिल्कुल क्लियर है अगर आपको ये रोग है ना, तो पूर्व जन्म में आपने ऐसा काम किया था, उसके कारण आपको ये रोग होना है। एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, पूरा स्पिरिचुअल और पास्ट लाइफ के बारे में लिखा है। ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर है, उच्च का शुक्र बैठा है तो घमंडी होगा पूर्व जन्म में और बहुत पैसा होगा। ठीक है, लेकिन पुण्य बल के कारण उसको वापस सभी शुक्र उच्च का मिल चुका है, क्योंकि मतलब वो पुण्य कंप्लीट नहीं हुआ है, पुण्य का फल, इसलिए वो कंप्लीट करने के लिए आप कि आप जो जो अपना पहले ही महादशा देखिएगा जब आपने जन्म लिया होगा। इसका मतलब है, मान लो बीना ने जन्म लिया है सूर्य की महादशा में, जब उसका जन्म हुआ था, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई तब वो सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही थी, तो उसमें अचानक से ब्रेक लग गया एंड यू एक्सपायर। उसके बाद
वही कंटिन्यूएशन में आता है। ये पूरा जो कार्मिक चक्र है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए अगर आप मान लो अभी सूर्य की दशा चल रही है या राहु की चल रही है और उसके बाद बुध की है, तो बुध में बीच में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल या एबनॉर्मल, तो वापस मैं जन्म लूंगा, बीच का जो गैप होगा मेरे कर्मों के स्ट्रक्चर के अनुसार, उसके बाद मैं भुगत के फिर वापस पृथ्वी पे आऊंगा, तो जहां मेरा बुद्ध की महादशा में मेरी मृत्यु हुई थी वहीं से वापस मैं जन्म लूंगा। बिल्कुल। तो आपको एस्ट्रोलॉजी से ये भी पता चलेगा आप कौन से योनि में थे। आप बहुत बार देखा होगा कि आप पूर्व में क्या थे, तो जन्म पट्टिका में आती है गज योनि, पक्षी योनि, मतलब आप सीधा उस योनि से सीधा मनुष्य जन्म बने हैं। ठीक है। ये थोड़ा आपको काम लगेगा कॉम्पैटिबिलिटी के, मैरिड कॉम्पैटिबिलिटी में आपको वो समझ में आएगा कि भाई एक ब्राह्मण और शूद्र का होना चाहिए कि नहीं, ये पक्ष और ये इसका कॉम्पैटिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं। तो आप वैसे भी जान सकते हो, कुंडली में लिखा होता है वर्ण योनि, ये सब लिखा होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट, 1 4 7 यानी 4 4 7 में नीच का सूर्य हो और विशेष रूप से वो भी 7 नंबर राशि में सूर्य हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में बड़ा ही अत्याचारी होगा, बड़ा जमींदार होगा, नेता होगा, शासन करता होगा, लोग इनसे डरते होंगे और इससे कष्ट से परेशान होंगे। ठीक है। देखिए सीधी बात है, सूर्य क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस कराता है। सूर्य क्या करवाता है, वो बहुत ही ज्यादा नेम फेम देता है, नेतागिरी, नेम फेम, शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक कौन है, सूर्य है। लोग सूर्य की उपासना क्यों करते हैं कि नेम एंड फेम मिलता है। मतलब ये सारी सूर्य की चीजें थी पूर्व जन्म में, लेकिन बिकॉज उसने कोई गलत काम किया था पूर्व जन्म में जब उसका था अच्छा सूर्य, तो इस जन्म में सीधा 1 4 7 में सूर्य को नीच का डाल दिया। 10 में तो सूर्य उच्च का हो जाता है, 10th हाउस में, उसको बोलते हैं दिग्बली। तो इसलिए परमात्मा ने क्या किया, उसको 1 4 या 7 नंबर की राशि में उसको सीधा इसी में डाल दिया, सूर्य नीच का। तो ये भी आप समझ लो, आपके जो जो ग्रह आपके आपके वीक है या कम डिग्री के हैं, ये समझ जाओ उसकी जो क्वालिटी है पॉजिटिव उसका, तो वो पूर्व में आपकी उसकी पॉजिटिव क्वालिटी थी और आपने उसका मिसयूज किया था। जैसे मेरा है मंगल 12th में, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं पूरे जन्म में बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और बहुत ही निडर था, तो उसके कारण मैंने मिसयूज किया अपनी पावर को, अथॉरिटी को, हाईली अथॉरिटिव था, डरता नहीं था और शासक करता था और बहुत ही लीडर था, बड़ा था। तो अब उसका मंगल का मिसयूज किया होगा, या फिर हो सकते हैं पूर्व जन्म ने अपने भाई की संपत्ति छीनी होगी। तो इस जन्म में सूर्य मेरा 12th में चला गया, आई मीन मंगल मेरा 12th में चला गया, क्योंकि सूर्य क्या है, भूमि का कारक है। सूर्य क्या है, पराक्रम का कारक है। सूर्य क्या है, आपका जमीन जायदाद का कारक है, भूपुत्र कहा जाएगा, भूमिपुत्र। तो आपकी जो जो भी ये है और जो नेगेटिव भाव में गए हैं, वहां से भी आप जान सकते हो कि पूर्व भूमि पुत्र मंगल है ना। हाँ मंगल तो सूर्य मंगल ही तो बोला। तो मैंने सूर्य बोला। हाँ भूपुत्र तो बोला, सूर्य बोला। सूर्य। अच्छा, माय मिस्टेक। ठीक है। तो भूमि पर होने के कारण उसको भूमि से कनेक्टेड होता है। अभी आंखें खराब हैं बचपन से ही, तो सूर्य इसका कारक है। ठीक है। तो पूर्व जन्म में तुमने आंखों से गलत काम किया होगा, गलत दृष्टि से लड़कियों को देखा होगा, तो तुम्हारी इस जन्म में आंख खराब, सूर्य भी खराब, पिता के साथ संबंध भी खराब। तो आपको अपने ऐसे भी आप देख सकते हो सारे प्लैनेट देखो, जो वीकर साइड है, जो मारक है, जो बाधक है, इसका मतलब है उससे कनेक्टेड आपने कोई गलत काम किया होगा और आपको 6 से 12 ऑपोजिट राशि में, शत्रु राशि में वो चले गए। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। कोई ऐसा ये नहीं कि आपको ये सब याद करना है। अब और भी है, यदि तीसरा, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह उच्च के चले जाए, ठीक है, तो ऐसे जातक को वर्तमान जन्म में उसके कर्म के आधार पर अच्छा या बुरा फल मिलेगा। और ऐसे योग को रत यानी कहते हैं राजा, रत योग कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। ठीक है, रथ को बोलते हैं राजा शुद्ध हिंदी में। तो 3 या 3 से ग्रह उच्च के हो, जरूरी नहीं कि दोनों साम सामने हो, एक ही घर में युति बनाते हो, कहीं पर भी बैठा हो। सूर्य उच्च का है, बैठा है 1 नंबर राशि में, मंगल बैठा है 8 नंबर राशि में, शुक्र बैठ गया है 2 नंबर राशि में। ठीक है। शनि बैठ गया है स्वग्रही ना होके अपने ही राशि के अंदर में। ठीक है। गुरु बैठा है 4 नंबर राशि में, कर्क में। तो ये उच्च के हो गए 3 से ज्यादा, तो ये समझ जाओ पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था, उसके आधार पे उसको अभी उसी के पुण्य का फल मिल रहा है। देखो कारक और मारक क्या है, कारक तुम्हारे पुण्यों का ये है, पूरा हिसाब किताब है, और मारक आपके पाप का हिसाब किताब है। जैसे वो कारक खत्म होता है, मारक आया, तो आपको पाप का कर्म मिला। 1 मिनट, हाँ क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है, बाय। ठीक है।
तो यही चीज इसमें आप देखो, पूर्व जन्म में उच्च कुलीन में जन्मा होगा, उसने अच्छा जीवन जिया होगा और ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसको 3 ग्रह उच्च के मिल गए। अगला, यदि 3 या 4 से ज्यादा ग्रह नीच के हो तो पूर्व जन्म ने ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि पूर्व जन्म ने गंदे कर्म किए होंगे और कोई मारने तक आने वाला होगा, इसलिए बचने के लिए उसने सुसाइड किया होगा। अब आप कैसे जानोगे नीच 3 या 4 से ज्यादा ग्रह नीच के होंगे? ये पता है ये कैसे, ये ऐसा समझ लीजिए, सुसाइड करना यानी माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, तो वर्तमान समय में चंद्रमा खराब होगा, मंगल भी खराब होगा, क्योंकि देखो आत्महत्या करने के लिए दो चीज जरूरी है, एक है मंगल, एक है चंद्रमा। चंद्रमा है आपका माइंड, मंगल है आपकी पराक्रम, आपका शौर्य, आपका हिम्मत। क्या इतना हिम्मत होगा कि हम अपने हाथों के अपने नस को काट दे, गला लगा दे? कितनी हिम्मत चाहिए होगी, कितना मंगल स्ट्रांग होगा? जिसका मंगल स्ट्रांग होगा वही ये कर पाएगा आत्महत्या। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छा मंगल हो मतलब वो आत्महत्या, पर मैं बता रहा हूँ ये दो ग्रह तो निश्चित रूप से नीच का होगा जिसने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या की ठानी होगी या किया होगा। ठीक है, तो चंद्रमा एक उसका वीक देखेगा, मंगल वीक देखेगा, ये दो प्लेनेट शॉर्ट शॉर्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई दो, एक या दो ग्रह खराब होंगे तो उससे ज्यादा, उससे आप उसको जान सकते हो, पर ये दो ग्रह आपको दिखेगा आत्महत्या में भी। ठीक है, आत्महत्या का मैंने थोड़ा जो एक दो रिसर्च किया, नॉट ग्राफोलॉजिकली, पर वास्तु में जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का घर हो और सेंटर में जिसको हम लोग ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पे गड्ढा होगा हल्का सा भी, तो उस घर के अंदर में कोई ना कोई या जल के या फांसी लगा के मृत्यु करता ही करता है। ठीक है, या घर पे कहीं बड़े ग्राउंड फ्लोर में गड्ढा है स्पेशली सेंटर के एरिया में, तो उस घर में निश्चित रूप से एक दो से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं आत्महत्या करते हुए। ये आप लोग कभी चेक कर लीजिएगा, स्पेशली आप जाओगे लो लाइंग एरियाज में, झोपड़पट्टी में, वहां आपको ये सब चीजें दिखेगी। ठीक है, 7वें भाव में यदि राहु होगा 7th में, ठीक है, सप्तम के अंदर में, तो पूर्व जन्म में मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई होंगी। ठीक है, और इसके दो कारण हैं, उसने अपने स्पाउस को भी खराब कर्म किए होंगे, क्योंकि सप्तम में क्या है आपके लग्न जीवन है, तो उसने अपनी वाइफ को परेशान किया होगा, वाइफ या हस्बैंड को, तो वो बंदा अपना बदला लेने के लिए आपके सप्तमेश में आके बैठ चुका है राहु के फॉर्म में। अब वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपने भले पूर्व जन्म में आपने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो जिसको आपने परेशान किया था और जिसके कारण वो भी अपना बदला लेने आया है, तो 7th हाउस में सप्तमेश में वो बैठ चुका है, सप्तम भाव में, सप्तमेश में नहीं। लग्न में गुरु बैठे हो अथवा लग्न की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि लग्न पर हो अथवा लग्न के साथ ज्योतिष संबंध कोई बनाता हो, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण कर्म करने वाला और वेद पाती व्यक्ति होगा। क्योंकि गुरु क्या है, नॉलेज का भंडार है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, सीखने की जिज्ञासा और सीखने वाला ग्रह है। तो ऑब्वियसली आपने, इसका एक और है कि पूर्व जन्म में आपने अपने गुरु की बहुत सेवा की होगी। उन सारे लोगों को जिनका गुरु उच्च का है, अच्छा है, ठीक है, उन लोगों के अपने पूर्व जन्म में गुरु की बहुत सेवा की होगी, इसीलिए इस जन्म में गुरु उनके लग्न में रहते हैं या नवम भाव में रहते हैं या पंचम में रहते हैं, जो अच्छा धर्म त्रिकोण हम कहते हैं, 1, 5 एंड 9 त्रिकोण जिसको हम कहते हैं उसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर 1, 5, 9 में अगर गुरु बैठ जाते हैं, ये 101% बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे लोगों को अच्छा नॉलेज बहुत होगा। पर अगर ऐसा गुरु, भले पूर्व जन्म में उसने अच्छा काम किया होगा इसीलिए वो विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण था, लेकिन अगर इस जन्म में 1, 5, 9 में गुरु बैठा है और वहां पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो ये समझ जाओ कि उसको अपने नॉलेज का बहुत घमंड होगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, 2 मिनट। हाँ हाँ, विशाल भाई क्लास में हूँ, जल्दी बताइए ना। चलो मैं लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ हाँ बस है, चलेगा चलेगा, वरना मिट्टी का मैं लेके आ जाऊंगा, चलो ना, ठीक है। डन डन डन, चलो, ओके बाय। सॉरी, मैं कहाँ पे रहा? हाँ, तो 1, 5, 9 में गुरु के साथ में या कोई युति में पाप ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि जारी हो, तो इसको अपने ज्ञान का घमंड होगा, ज्ञान बहुत होगा। और दूसरी बात, ऐसा गुरु जिसके साथ पाप ग्रह की दृष्टि या युति संबंध बन जाए, ये अपना नॉलेज कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नॉलेज होगा, भरपूर होगा, अमेजिंग पर्सनालिटी, 1, 5, 9 में गुरु, लेकिन पाप ग्रह के कारण
वो आप नॉलेज शेयर नहीं करेगा, तो आपको देखकर ही समझ आना चाहिए भाई इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आज एक रेमेडल फॉर्म में देखेंगे, वृक्ष और ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, जो मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था कि हमेशा आप, जरूरी नहीं है कि वो जेमस्टोन ही पहनो या मंत्र जाप ही करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपकी क्लाइंट नहीं मानेंगे कि सर मैं नहीं पहन सकता जेमस्टोन, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो वहाँ दो चीजें की जा सकती है जो इंस्टेंट रिजल्ट देगा। तीन चीजें मैं मानता हूँ। एक है ये वृक्ष ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ, दूसरा है उसका यंत्र बना दो। ठीक है, आप बोलोगे तो एक मैं यंत्र पे क्लास ले लूंगा, नवग्रह के यंत्र बनाना कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके ताबीज बना के पहन लो तो गजब का असर होगा। पर प्रॉब्लम यहाँ ये भी आज के टाइम में लोगों को शर्म आती है। शर्म आती है कि गले में ताबीज दिखेगा, मंगलसूत्र पहना नहीं पहना लेडीज को वो चलता है, लेकिन ताबीज दिखता है वो उसमें उनको ये होता है। सेम फॉर द मैंस ऑल्सो। और तीसरा वो है, अगर मान लो जेमस्टोन पहन नहीं सकता, मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो उस प्लेनेट का जो आप रेमेडी दे रहे हो उसका कलर आपको, उसका कलर का धागा पहन लो, उससे भी उतना ही असर होता है। क्योंकि वो एनर्जी वो जो वहां से निकालता है ग्रह सौर मंडल से, वो कलर की एनर्जी होती है। जैसे मंगल का आठ है, एक और आठ लाल है, सूर्य का ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है, फिर शनि का 10 और 11 नंबर में स्काई ब्लू है। अगर आप बहुत डार्क ब्लू यूज कर रहे हो और आपका शनि अच्छा भी है तो ये खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपका क्या, मैं चंद्रमा का वाइट है और शुक्र का भी वाइट है, बुध का ग्रीन है। तो इस तरह से आप ग्रहों की आप रेमेडी कर सकते हो कलर के आधार पे। ठीक है, या उससे संबंधित धागे पहन लो, या उससे संबंधित यंत्र बना के ताबीज में पहन लो, या तीसरा सबसे सिंपल है, वृक्ष का रोपण कर देना। ठीक है, अब पहली बात है कि जब भी आप वृक्ष का रोपण करते हो, ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको पहले उससे वहाँ की जमीन देखनी पड़ेगी। जब आप, इसमें तो हम बाद में आते हैं कि वह जमीन अच्छी है कि नहीं। बंजर जमीन में आप वृक्ष का रोपण करोगे, ठीक है, तो वो कोई फायदा नहीं है। और उसके साथ साथ में आगे मैं बताया है कि आपको अच्छा पंचांग देखना भी आना चाहिएगा जब आप वृक्ष रोपण करोगे। और तीसरी बात, जब आप वृक्ष रोपण करते हो सके तो शुक्ल पक्ष में, जिसको हम शुद्ध भी बोलते हैं, शुद्ध और वध बोलते हैं गुजरात में, हिंदी में उसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में ही आपको वृक्ष का रोपण करना है। श्रावण मास सबसे अच्छा माना जाता है, श्रावण मास से भाद्रपद है, ऐसे 2-3 मास है, उसमें ही आप उन मंथ के अंदर में वृक्ष रोपण करोगे। अब ऐसी बात नहीं बाकी 9 महीने आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आता है टाइम जोन आपको तुरंत कर देना है। तीसरी बात है, ब्रह्म मुहूर्त खत्म होते ही उसके आसपास में अगर वृक्ष रोपण किया जाता है तब भी बहुत ही अच्छा उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप वृक्ष का रोपण करो, वृक्ष का जमीन में आप आरोपित करते हो, तब आपकी चंद्रमा लेफ्ट नाड़ी आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर आपने सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिवेट है और आपने वृक्ष रोपण किया है, बीज का रोपण किया है, तो कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, वो फल कभी फूलेगा ही नहीं। फल ऐसे कैसे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस मिट्टी से बात करो, जब आप खुदाई करते हो तो लोहे की वो कील या लोहे का वो क्या बोलते हैं औजार नहीं होना चाहिए। आपको लकड़ी से ही उसको खुदाई करनी है, पानी डालना है, उसमें खाद डालना है, गौमूत्र और गोबर का अगर पाउडर मिल सके, या कंडा को पाउडर बना के डाल दो अंदर, या फिर तो गोबर का थोड़ा सा लेपन कर दो, तो फटाफट उसकी ये होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, ये कुछ नियम है इसके अंदर में। और हो सके तो ना धोकर ही सूर्योदय के बाद या सूर्योदय में ही आपको ये कार्य करना है। ठीक है, और साथ साथ लास्ट में जब आप अंदर रोपण करते हो तब अपने इष्ट देवता का या फिर उस ग्रह के संबंधित मंत्र का आपको निरंतर जप करते रहना है। ठीक है, और एक और बात कि जब भी आप वृक्ष रोपण करो तो चाहे तो एक दिन पहले चले जाओ और उस धरती माता से प्रार्थना करो कि मैं कल आऊँगा, अपनी कारक ग्रह मारक ग्रह की जो मुझे पेड़ लगाना है उसके लिए आपकी अनुमति चाहिए, तो मैं आपके अंग को थोड़ा कष्ट दूंगा, तो हे माता मुझे अनुमति प्रदान करें, क्योंकि आप तोड़ रहे हो ना कहीं न किसी पर, किसी को आप प्रहार कर रहे हो धरती पर। ठीक है, शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आप डेली जब उठते हो तो धरती माता को प्रणाम करके क्षमा मांगनी है कि अभी मैं माता आपके आपके शरीर पर मैं पैर रखूंगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जब आप इस मंत्र के साथ कसांग्रे वसंती लक्ष्मी कर विद्या सरस्वती एक मंत्र है, ठीक है, वो करते हो तो आपका दोष नहीं लगता धरती माता पर पैर रखने का।
उसी तरह जब रोपण करो तभी मैं माता से आपको परमिशन लेनी है। तो ये कुछ नियम हैं रोपण के। चलिए हम आगे देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, या फिर ये देख लीजिएगा। ठीक है। हमेशा लेकिन है ना नीरव, ये हाँ, नक्षत्र के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कौन नक्षत्र भी है, सा पर यहाँ नक्षत्र। हम सम नक्षत्र एवरीबडी कैन डू, कांट डू। मैंगो का ट्री लगाया, हाँ मैं बताऊंगा ना, नक्षत्र पे भी मैं बता रहा हूँ ना। अब देखो क्या है ना, नक्षत्र की अगर बात की जाए ना, तो आपका जो नक्षत्र है, मैं वो नक्षत्र की स्टाइल लगाना भूल गया। ऐसा कर तो नेक्स्ट वीक हम उस पर कर लेंगे। आपका जो नक्षत्र है जन्म का, उसकी जो वृक्ष, उसकी जो पेड़ पौधे हैं, उसको ना कभी तोड़ना है, हमेशा याद रखिएगा। ना उसका फल खाना है, ना उसके पत्ते खाने हैं, ना उसकी डालियां तोड़नी है, ना उसकी डालियों के आपको मिले हुए वृक्ष की आपको हवन करना है हवन में। ठीक है। जब कई लोग बाहर से लेके आते हैं, तैयार लकड़ी लेके आते हैं ना बाहर, पूजा पाठ वाले यहाँ से, आपको नहीं, मान लो जामुन है आपका, आपके नक्षत्र का, और आपने जामुन के पेड़ का वो लाया है, उसने वो मिक्स में वो भी जामुन की भी लकड़ी डाल दी, वेंडर ने दे दिए। अब आप उस जामुन की लकड़ी की समझा से आप हवन कर रहे हो, तो 101% ना वास्तु काम करेगा, ना एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, ना मंत्र काम करेगा। क्योंकि आपके कर्म के अनुसार आपको वो पेड़ का नक्षत्र दिया गया है, और जो नक्षत्र आपके पेड़ का है, उसको ना आपको काटना है, ना उसकी डालियां इस्तेमाल, शरीर का कोई अंग इस्तेमाल नहीं करना, ना उसका फूट करना। मान लो आपको सिंधु बोलते हैं आम को, अगर आपका सिंधु पेड़ आया है, आम पेड़ आया है आपके नक्षत्र, अगर आप मैंगो खाते हो, मैंगो का अचार लेते हो, तो आपको लगता है कि आपको कभी ग्रोथ मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। यहीं पे नक्षत्र विज्ञान और ये वृक्ष ज्योतिष काम लगेगा आप लोग को। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, लग्नेश और कारक ग्रह के ही पौधे आपको लगाने हैं। मार्केश या फिर बादकेश की कभी भी नहीं लगानी है। या नीच हो गया, कोई नीच ग्रह बैठा है, छह वापस आठ, को लग्नेश एंड कारक कारक ग्रह, मारक, कारक। कारक नहीं, कारक कारक 159, कारक जो भी अच्छा आपके अच्छा, कारक ग्रह, ओके। लग्नेश, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, इसके आपको पौधे लगाने हैं। नीच ग्रह जो है, नीच ग्रह कौन सा है? आंशिक नीच 6 8 12, और पूर्ण मारक कौन सा है? 2 3 7 और 11। तो आपको इसके जो लॉर्ड्स होंगे, मतलब मैं वापस में बोल रहा हूँ, मान लो 4 नंबर लिखा है सेकंड हाउस के अंदर में। ठीक है। तो उसका स्वामी कौन हुआ? चंद्र। चंद्र। चंद्रमा। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी होगा पेड़, हाँ, उसको आपको नहीं लगाना, क्योंकि मार्केश है आपका, तो वो नहीं लगाना। दैट सिंपल। उसका उल्टा हम क्या करेंगे? पेड़ नहीं लगाएंगे, हम उसको पेड़ को बांटेंगे, दान करेंगे, डोनेट करेंगे। देखो, जो मार्केस है, अब ये सूत्र हमेशा है, बांध के रखो, आपको रेमेडी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 6 8 12 और मारक, बाधक ग्रह के कभी भी कोई रेमेडी फॉर्म में नहीं करनी है। रेमेडी फॉर्म में उसका दान करना है या मंत्र जाप करना है। अगर आप उसके जेमस्टोन पहन लो जो नीच है, जो मारक है, जो बाधक है, तो ये समझ जाओ आप उस प्लेनेट को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हो कि आप बैल मुझे मार, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र जप कर सकते हो। मंत्र जप सबसे बेस्ट है सारी रेमेडी में, मैं मानता हूँ। मंत्र इज वन ऑफ द, मंत्र क्या है? टू प्लीजिंग टू द डेमी गॉड्स। अगर मैं बिना तुम्हारी तारीफ करूंगा तुमको अच्छा ही लगेगा ना। इट इज दैट सिंपल। तो इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूं, मंत्र पहले करो, कि ना कि आप जेमस्टोन पे घुसो सीधा। ठीक है। तो नीच और मार्केट के संबंधित पेड़ को आपको दान करना है या उसको बांट देना है। कई लोग तुलसी का भी दान करते हैं, मैंने देखा है, तुलसी बांटते किसी पर्पसली, शायद वो लोग यही देखते होंगे कि भाई मेरा ये इसका, पर तुलसी का भी मार्केट बन ही नहीं सकता। तुलसी एक ऐसा पवित्र पौधा है जो हमेशा पॉजिटिविटी देता है। पर वो एक अच्छी बात है कि आप तुलसी को बांटते हो, लेकिन सामने वाला अगर उसको फेंक दिया घर पे, तो पाप आपको लगेगा। ये भी देखो कि आप दान किसको दे रहे हो और किसका दे रहे हो, क्योंकि एक जीवात्मा है ये भी एक। ठीक है। यदि लगने से कारक ग्रह की डिग्री कम हो, तब भी उस ग्रह से संबंधित वृक्ष को लगाने से उस ग्रह की डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है। मान लो आपको लग्न भाव है, उसके 5 डिग्री है, और लग्नेश भी 8 डिग्री है, तो आपको लग्न भाव और लग्नेश दोनों की करनी है। और वहां लग्नेश स्वयं बैठा है स्वग्रही होके, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा उसका। ठीक है। मान लो गज के इसी योग, चंद्रमा और गुरु बैठा है फर्स्ट हाउस में ही,
लेकिन दोनों की डिग्री वीक है, तो आपको वो गजकेसरी योग होते हुए आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तब क्या करना है, आपको चाहिए कि उसके दोनों के गुरु की आता कीला, तो केले का पेड़ आप ये कर दो, आरोपित कर दो। ठीक है। और चंद्रमा है, चंद्रमा के पौधे आएंगे, उसको भी आप आरोपित कर दो। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका डिग्री स्ट्रांग होने लगे अपने आप इनविजिबली। ठीक है। और ये कब करना करना कि एज पर द लोकेशन ऑफ द प्लेनेट डायरेक्शन। जैसे साउथ वेस्ट में राहु हो गया, साउथ ईस्ट के अंदर में वीनस हो गया, नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, एक मिनट। रोहन, मैं क्लास में हूँ ऑनलाइन, तेरे को कुछ लोगों भेजा है, मैं बाद में करता हूँ क्लास खत्म करके ही। चल रोहन के बाद। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा है, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर बृहस्पति। कुछ लोग कुछ वास्तुशास्त्री और ज्योतिषी ऐसे भी मानते हैं कि राहु नॉर्थ साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में उसकी पूछ है। ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं, पर वो मुझे नहीं लगता वो सही है। राहु केतु दोनों को साउथ वेस्ट में ही माना गया है। ठीक है। और उसके 180 डिग्री पे सामने नॉर्थ ईस्ट में गुरु महाराज आ जाते हैं। ठीक है। और ईस्ट में सूर्य भगवान आते हैं, वेस्ट में शनि आ जाते हैं उसके सामने, नॉर्थ में कुबेर और मतलब कि मर्क्यूरी आ जाते हैं, और साउथ में मंगल महाराज आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी समझ के, बहुत सिंपल है ये, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ठीक है। अब ये देखिए, ईस्ट का क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से संबंधित मूल या उसका पेड़ कौन सा है, आंकड़ा। मैं अगेन याद रखिए, सूर्य आपका नीच का हो तो आंकड़े का पत्ता ना तोड़िएगा, ना आंकड़े की ये पौधा लगाइएगा अगर नीच का है। अच्छा, करिश्मा, तुम्हारा रेणुका, तुम दोनों का ये तो नहीं है ना, सूर्य नेगेटिव तो नहीं है? क्योंकि मैंने तुम लोग को ताबीज में उस आंकड़ा भी अंदर डाला है। सो आई एम Maru Surya is in 12th house. इन विच राशि, विच नंबर राशि? Six, six. चाल से चलेगा, चलेगा। ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि तुमको रेणुका को ये दिया है ना, तो अगर नीच का सूर्य होगा, मैंने देखा नहीं था, अभी मेरे को क्लिक हुआ। ठीक है। तो आंकड़ा हो गया, उसके साथ साथ में नारियल पीली सरसों, ये थोड़ा जड़ का भी है, जड़ तंत्र भी आता है कि अगर आप आंकड़ा लेते हो, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ठीक है। तो उसकी जड़ को और नारियल उसको अर्पित करो, और साथ में पीली सरसों भी उसको अर्पित करो जब आप इसका रोपण करते हो। ठीक है। तो इसका जो पेड़ है वो आंकड़ा है, आंकड़ा समझते हो, जो हनुमान भगवान को उस पत्तों का वो चढ़ाया जाता है, वो जिसके अंदर दूध का रस आता है, या व्हाइटिश कलर का। और इसका लाभ क्या होगा, सूर्य जैसे स्ट्रांग हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट का कारक है, वो पिता का कारक है, वो ब्रेन का कारक है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक है, वो राजकीय कार्य का, गवर्नमेंट इश्यूज को आता है उसमें भी वो कारक है। अगर घर पे छापा हो रहा है सीबीआई का, ईडी का, आप सूर्य की उपासना करो और नॉट पे स्ट्रॉन्ग कर दो वास्तु के हिसाब से, तो आपको वो ईडी का रेट और सीबीआई का जो आ रहा है वो अच्छा हो जाएगा। या सूर्य की उपासना फास्ट में कर दो, हर संडे को फास्टिंग करो, सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। फास्टिंग से भी सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। जिस ग्रहों का आप अगर फास्टिंग करते हो नियमित रूप से, जैसे रविवार को सूर्य, सोमवार को चंद्रमा, मंगल को मंगल, बुध को बुध, गुरु का गुरु, शुक्र का शुक्र, जो वार है वो हिसाब से। ठीक है। राहु के लिए माना गया है गणपति उसको कंट्रोल करते हैं, मंगलवार। ये जिसका सूर्य नीच का है वो ये कर सकता है क्या? हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं उपवास की बात कर रहा हूँ या नहीं मंत्र नहीं, जप। આજે વૃક્ષનું બી છે. ये मतलब अगर सूर्य नीच का है तो आपको वो नहीं उसका करना है आपको, नहीं करना है ना, नीच नहीं का है करना तो है, नहीं करना है ना, तो मीन्स बांटना है ना. बांटना है उनको। ये देखो ना मैंने क्या लिखा है, हाँ हाँ, ठीक है. हमेशा लग्ने सन कारक ग्रह के ही आपको पौधे लगाने हैं। नीच या हाँ, मार्केश या बाधकेश भी मैं लिखना भूल गया। नीच या मारक या बाधक ग्रह के आपको पौधे नहीं लगे, उल्टा उसको बांटना है आपको। बांटना है. हाँ, दान करो। और दान भी उसको दिया जा सकता है जो उसका योग्य हो, शास्त्र ये भी कहता है। अयोग्य को दे गए और उसने गटर में फेंक दिया, पाप आपको लगेगा। ठीक है। उसी तरह चंद्रमा, पलाश। ठीक है। पलाश बहुत गजब का पेड़ है, उसकी बहुत आयुर्वेदिक औषधि इसकी बनती है। ठीक है। और वनस्पति का राजा पता है कौन है? वनस्पति का राजा चंद्रमा। क्योंकि रात को उसकी चांदनी से जो पवित्र रश्मियां, यानी जो रेस आती है सूर्य की तरह, वो सारी रेस सारे वनस्पतियां पूरे पृथ्वी पर कैप्चर करते हैं, और तब उसमें औषधीय गुण आते हैं। इसलिए औषधियों का राजा में, वनस्पतियों में चंद्रमा उनका राजा बताया गया है। तो श्री कृष्ण ने चंद्रमा को उसका राजा बताया है। ठीक है। तो जब आप पलाश के पेड़ लगाते हो, अगर आप कारक है और कम डिग्री है चंद्रमा का, तो इसमें दो चीज़ों का मेंटल पीस होगी, मम्मी के साथ आपकी ये बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपको लिक्विड कैश अच्छा हो जाएगा,
आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी, घर में आपको मेंटल पीस फील होगा, और घर होने के चांसेस भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा घर का भी कारक है, माँ का भी कारक है, लिक्विड कैश का भी कारक है। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा। फिर आता है मंगल, भूमिपुत्र, और भाई से कनेक्टेड करता है, और इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ। चंद्रमा का है नॉर्थ वेस्ट, सूर्य का है ईस्ट। ठीक है, तो ये साउथ डायरेक्शन। और अगर पॉसिबल हो, अगर आपके घर में साउथ में ही अगर ये आपका मंगल आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कम डिग्री है या कारक है, जो भी कारण है, ठीक है, तो आप अगर साउथ का जगह मिलता है, घर से साउथ है, और वहीं पर अगर आप खैर लगा देते हो, खैर यानी बोलते हैं कट्ठा बोलते हैं, जो पान में लगाते हैं, ब्राउन कलर का आता है, उसको कट्ठा बोलते हैं हम लोग, वो खैर की लकड़ी बोलती है। ठीक है, खैर, तो खैर का पेड़ जो कि यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है, वो अपने बॉम्बे में, तो तब आप लगाते हो तो भूमि का विवाद, कोर्ट कचहरी का केसेस, ठीक है, ऊर्जा संतुलन, ये वास्तु के लिए है, ऊर्जा वहाँ खराब हो गया साउथ की। कोर्ट केसेस तभी होता है जब आपका मंगल खराब रहता है, या वहाँ पे साउथ डायरेक्शन में कोई आपका डिस्टॉर्शन है, यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे ब्रेकेज है, वहाँ पे टूट गई दीवार, तो उस केसेस में आपको मंगल खराब हो जाता है। और मंगल तब खराब होता है एक और चीज में, आपके रिलेशनशिप में। सूर्य पिता का कारक है, आप बहुत अपने पापा से झगड़े करोगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आप अपनी मम्मी से बहुत झगड़ा करोगे, आपका माइंड वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वीक से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, आप नेगेटिव ही सोचोगे, और आपका पैसा, हार्ड कॉर मनी आपके हाथ से निकल जाएगा। मंगल भाई का कारक है, आपको बताया मैंने, ये सब रिलेशन बताए थे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। मंगल भाई का कारक है, तो अगर भाई के साथ अपने झगड़े की प्रॉपर्टी आपके साथ, अगर आपने अपने भाई, छोटा या बड़े भाई, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली है, अगले जन्म में आपका 6 8 12 में मंगल चला जाएगा, या नीच का मंगल बन जाएगा, क्योंकि आपने किसी की प्रॉपर्टी खाई थी, तो अब आपकी बारी है, तो अब आपसे हाथ में प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मंगल खैर है, तो भूमि विवाद के लिए। ठीक है, अंगारक योग बनता है, एक्सीडेंट योग भी बनता है मंगल के कारण, तो ये सबका कारक ग्रह है मंगल, तो वो है। और बुध, बुध है बहन का कारक रिलेशनशिप में। तो अगर बहन के साथ आपकी अच्छी बन रही है, लेकिन आपका बुध खराब है, तो अपामार्ग, अपामार्ग बोलते, को चिरचिता भी बोलते, चिरचिता, अपामार्ग, और एक और वर्ड है भूल गया। और विचारधारा मूल, ये कम मिलता है, लेकिन अपामार्ग अपने क्या बोलते हैं, नवी मुंबई की तरफ, हाईवे की तरफ बहुत सारे अपामार्ग के पौधे आते हैं, ऐसे अपने आप उगते हैं। मैंने बताया था ना उस दिन, अपामार्ग के बीज को आप उसको ऐसे अच्छे से क्रश करो और खीर के अंदर डाल दो, 15 20 दिन के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, ना टॉयलेट वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भूख को मारता है 15 20 दिन के लिए। ठीक है, और इसका एक और आपको उपयोग बताता हूँ, अपामार्ग की जड़ को नहीं, इसकी ब्रांचेस को, अगर उससे आपने वो क्या बोलते हैं गुजरा आप क्या ना, दातन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, दातुन, दातुन, दातुन करते हो ना, तो उससे कभी भी दंत के रोग नहीं होगे। और प्लस, अगर 1 साल आपने नियमित अपामार्ग की जड़ नहीं, उसके ब्रांचेस अगर आपने दातुन किया, तो आपके पास वाक सिद्धि आ जाएगी 101%। सबसे सरल तरीका वाक सिद्धि प्राप्त करने का, इसका, अपामार्ग का। और अपामार्ग बिकॉज, पर ये भी ध्यान रखो, अगर बुढ़ा आपका नीच का है और आपने अपामार्ग की दातुन की, तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था रूल, थंब रूल है, जो नीच का है, मार्केस है, बाटकेस है, उसका प्लेनेट का आपको जड़ को या उसकी ब्रांचेस को कभी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो और इससे क्या हो जाएगा, वाणी दोष हट जाएगा। अगर हकला रहे और आपके वो बोल नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है, बुद्धि आपकी लग नहीं रही है, आप नेगोशिएशन स्किल खराब है, बहन के साथ रिलेशन सब आपके खराब है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, घर परिवार में झगड़े चल रहे हैं, पिता के साथ भी अनबन है, क्योंकि पिता का घर है ना सेकंड हाउस में, हम देखते हैं वाणी। ठीक है, तो सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो बुद्धि में सुधार आ जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव स्किल आपकी बढ़ जाएगी। कॉग्निटिव स्किल कौन बढ़ाता है? बुद्ध बढ़ाता है। ठीक है, उस और आपकी रिलेशनशिप भी अच्छा, क्योंकि जो बुद्ध है दैट इज इमोशनल प्लैनेट, बुद्ध और शुक्र। ठीक है, और वो दोनों ही रिलेशनशिप को डेपिक्ट करते हैं। फिर आता है गुरु, बुद्ध का आता है डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है, अब आता है गुरु, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और इसके दो पेड़ माने गए हैं, पीपल और केला। केला सबसे अच्छा माना जाता है। केले की जड़ को अगर आपने विधिवत लिया, और अगर आपने उसको, जिसकी शादी नहीं होती है, केले की जड़ को लिया और उसको लड़कियां या वुमेन्स लेफ्ट आर्म पिट में और बॉयज ऑन राइट आर्म पिट, या फिर गले में कॉमन दोनों के लिए, तो उसकी शादी 100 दिन के अंदर में उसको पक्का और अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। केले की जड़ इतनी इंपॉर्टेंट क्या है। करने का? केला? केले की जड़, उसका रूट, रूट हाँ हाँ। को अगर विधिवत शास्त्रीय तरीके से लेते हैं
और इसकी जड़ को येलो कलर के कपड़े में बाइंड करते हैं। यह कना बनाना भी प्लांटेड, अगर आपको घर को रेणुका घर पे बनाना प्लांट करना है तो उसमें फल वाला बनाना नहीं होना चाहिए, जिसमें फ्रूट हो वो नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि बनाना ऐसा प्लांट नहीं करते नीरव, एक प्लांट होता है, वो प्लांट मरते मरते ना 5-6 प्लांट आ जाते, वी डोंट सेपरेटली प्लांट बनाना, इसके लिए हाँ पूछी मैं आपको। नहीं, बनाना प्लांट कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि घर पे अभी दो दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स एंड आउटडोर प्लांट। तो द बनाना इज द प्लांट विच कैन बी केप्ट इन इंडोर ऑल्सो इन द हाउस एंड एक्सटर्नल ऑल्सो बाहर कंपाउंड वॉल पर एक साथ है दोनों में, कि अगर आप घर पे रखते हो क्योंकि वो वास्तु में हम लोग को काम लगता है, ठीक है, अगर वहां पे आप हाँ रखते हो ना तो ध्यान रखते हैं उसमें। देख, सुनो मेरे को कंप्लीट करने दें। हाँ तो आपको चाहिए कि फल नहीं आने चाहिए बनाना के प्लांट के अंदर में, अगर फल आ रहे हैं तो उसका दोष लगेगा वास्तु में, ठीक है, तो इस वजह घर के बाहर ही रखो, ठीक है। जैसे शमी, शनि का आता है, मैंने इसमें लिखा है ना, शमी का पेड़ घर के पास या घर में अगर आपने उसका पौधा लाया तो आपके घर के अंदर में भूत भूत प्रेत आएंगे, 101%। तो शमी का पेड़ नहीं रखना। कांटे वाले जितने भी वृक्ष हैं जहाँ से दूध निकलता है, जैसे अपामर में दूध निकलता है, तो पलाश आप घर पे नहीं रख सकते उसको, भले छोटा है, ठीक है। पीपल नहीं रख सकते, नीम नहीं रख सकते, ठीक है। उसको कई लोग, उत्तर भारतीय लोग नीम रखते हैं, उसको बहुत शीतला माता मांगते हैं नीम को, उत्तर भारत के लोग, ठीक है, और उसकी पूजा करते हैं, फिर बहुत बड़ा हो जाता है जाके किसी को दे देते हैं या प्लांट कर देते हैं कहीं पे। नीरव, और एलोवेरा also should not be kept at home ना, वो कांटे वाला नहीं, होता है। जूस निकलता है ना उसमें भी। नहीं जो नहीं रख सकते ना। नहीं नहीं नहीं, बेटा जो जूसी प्लांट जहाँ या जिसके अंदर दूध निकलता हो, जैसे आंकड़ा हो गया उसमें से भी दूध निकलता है, ठीक है। और जो कांटेदार पेड़ है, नींबू हो गया, फिर गुलाब रख सकते हो, गुलाब ये भी खाता है, लेकिन गुलाब ऐसा वृक्ष है जो आप घर पर भी रख सकते हो आउटडोर में भी रख सकते हो, ठीक है। तुलसी एक ऐसी चीज है जो आप बाहर भी रख सकते हो घर पर भी रख सकते हो, वास्तु में घर में कहीं पर भी रख सकते हो एक्सेप्ट इन साउथ वेस्ट तुलसी। साउथ वेस्ट को छोड़कर तुलसी आप कहीं पर भी रख सकते हो, वो पूरे वास्तु की एनर्जी को एनहांस करता है और बैलेंस करता है, तो साउथ वेस्ट को उसमें नहीं रख सकते, बाकी आप तुलसी आप कहीं पर भी रख सकते हो। मान लो आपके पास जगह ही नहीं है तो उसके आसपास में आप वो क्या बोलते हैं हम लोग, मौली, नाड़ाचड़ी जिसको हम कहते हैं, वो बांध दीजिए तुलसी माँ से प्रार्थना करते हुए, ठीक है। और फिर उसको रोज दिया जलाइए और उसको पानी दीजिए और उसको एफर्मेशन दीजिए, विष्णु का पाठ कीजिए वहां पे, तो वो एकदम पॉजिटिविटी देगा, इंस्टेड हैविंग इनटू द साउथ वेस्ट ऑल्सो। हाँ, हम कहाँ थे, गुरु हो गया, शुक्र। हाँ, गुरु का अगर कर दिया तो क्या इसका लाभ है, ज्ञान प्राप्ति में आपको हेल्प होगा, आपको अगर आपको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपका गुरु नीच का है, गुरु की अंतर्दशा महादशा आ गई, और उसके बावजूद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आपको नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो फिर भी हो नहीं पा रहा है, अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है उस फील्ड का, तब आप गुरु का ये काम कीजिए, पीपल या केला का वृक्ष रोपण कीजिए, तो ज्ञान प्राप्ति होगी। विवाह में बाधा आ रही है क्योंकि गुरु विवाह का कारक है, और विवाह के बाद का कारक है वो है शुक्र, पर मेन तो, और संतान प्राप्ति के ये इसमें लिखना भूल गया, संतान आपको हो नहीं पा रही है, अगर गुरु वीक है तो आपको चाहिए कि पीपल या केला का वृक्ष रोपण करो, ये भी एक रेमेडी है, ठीक है। तो विवाह बाधा, संतान प्राप्ति, गुरु दोष, आपने गुरु का अपमान किया, गुरु आपका नीच का है, 6 8 12 में चला गया है, ठीक है, या कोई अच्छा योग बन रहा है राजयोग, जैसे एक होता है गज केसरी योग, गुरु के साथ चंद्रमा बैठ जाते हैं, या सामने दृष्टि में बैठे हो, या एक ही घर में कहीं पर भी बैठे हो 12 घर में, पर 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। तो मान लो इसका गज केसरी योग है लेकिन उसको बहुत पैसा आने के बदले नहीं आ रहा है, क्यों, बिकॉज गुरु या चंद्रमा वीक है, तब आप ये रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है शुक्र, शुक्र है लग्जरी का कारक, शुक्र है स्पाउस का कारक, मैरिज सुख का कारक, मैरिज का कारक है गुरु, लेकिन मैरिज के बाद जो मैरिज का सुख मिलता है विवाह का, वो शुक्र महाराज करते हैं, तो उसका है चमेली, आरामी से आसानी से मिलता है, और ये इसका लाभ क्या होगा, प्रेम, सौंदर्य, विवाह सुख, ठीक है। लग्जरी, लग्जरी अगर कम हो गई है, शुक्र चेक कीजिए, अगर आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए मिल नहीं पा रहा है। पर एक और बात, अगेन अ डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ यू, अगर इसका मतलब यही नहीं कि भौतिक संपदा चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो एकदम ही शुक्र के पीछे लग जाओ, सारे ग्रहों को छोड़ दो। अगर आपने बहुत शुक्र के जाप करना शुरू कर दिया, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर नेगेटिविटी मैनिपुलेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली शुक्र कौन है, ये शुक्राचार्य है, ये दैत्यों के राक्षसों के गुरु है, जबकि बृहस्पति गुरु वो देवताओं के गुरु है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा इस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अरे यार लग्जरी मिलता है ना शुक्र से, एक काम करता हूँ
उसी के जॉब करता हूँ, 24 घंटे में से एक एक घंटा और हमेशा करता हूँ। तो आपने ओवर एक्टिवेट कर दिया ना शुक्र को। अगर आपको नहीं पता वो आपका नीच का है तो ये समझ जाओ, क्योंकि अगर आपका इंटेंट है शुक्र को एक्टिवेट करके लग्जरी पाना है, तो वो आपके मैंड में आ जाएगा और आपको मैनिपुलेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्र चमेली का प्लांट है, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट, पारिवारिक सुख भी ये शुक्र देता है आपको। ठीक है, तो तब आपको यही देखना है। और साथ साथ में आप ये भी देख लीजिए कि शुक्र कारक होता है इसका भी, ट्वेल्थ का भी लॉर्ड वहां पर शुक्र कारक ग्रह माना गया है। जैसे फोर्थ हाउस में चंद्रमा कारक ग्रह माना गया है, वैसे ट्वेल्थ में भी शुक्र कारक ग्रह माना गया है। और कार्य पुरुष की कुंडली के हिसाब से सातवां भाव जो है, सेवेंथ, बिजनेस का भी, वो भी, क्योंकि अगर कारक पुरुष की कुंडली बनाओगे 1 2 3 4, तो सेवेंथ में कौन आता है, शुक्र आएगा। वहां पे 2 और 7 का लॉर्ड कौन है, वीनस है। तो सेकंड भाव और सातवां भाव का कारक ग्रह कौन है, शुक्र है, देखा जाए तो वहां पर भी आप कर सकते हो, यानी पारिवारिक झगड़े भी हो रहे तब भी आप शुक्र का रेमेडी कर सकते हो। फिर शनि आ जाता है और शुक्र का आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर साउथ ईस्ट में आप वहां प्लांट लगा दो, इंडोर प्लांट, या घर के बाहर लगा रहे हो, तो और भी बल्ले बल्ले है। वैसे ही तो आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। फिर आता है शनि महाराज, वेस्ट डायरेक्शन। शनि कौन है, जज है। तो शनि का पेड़ आता है समी। वैसे जितना मुझे पता है, हर ग्रह के लगभग 15 पेड़ है, पर मुझे इतने ही पता है, तो इतना आप लोग को बताया है, क्योंकि मेरे सर ने भी इतना ही बताया था। तो शमी का पौधा आप घर पे रखोगे तो भूत प्रेत आना बहुत स्वाभाविक है, और पैसा आपका खराब हो जाएगा, ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए शनि के पेड़ घर पे कभी ना लगाए। और शनि के साढ़े साथी में न्याय प्रियता होने के लिए, अपना कर्म को सुधारने के लिए शनि की बाधा होगी, शनि की ढैया होगी। ढैया उसको बोलते हैं, शनि की ढैया जहाँ 2.5 साल रहता है, उसको शनि की ढैया बोलते हैं। कुछ लोग समझते कि साढ़े साथी लाइफ में एक ही बार आते, नहीं, ढैया भी आती बीच बीच पे, आगे हम पढ़ेंगे। शनि के साढ़े साथी में ढैया यानी ढाई बोलते हैं उसको। ठीक है, तो शनि की ढैया में, शनि के साढ़े साथी में शनि नीच होगा, शनि पाप ग्रह के साथ बैठा होगा। ठीक है, शनि कोई दुर्योग बना रहा होगा, जैसे चंद्रमा के साथ में बैठ गया, मंगल के साथ में बैठ गया, सूर्य के साथ में बैठ गया तो पितृदोष लग गया, चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो मातृदोष लग गया। ठीक है, देखो दो दोष बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ सारे इसमें। शनि अगर सूर्य के साथ में बैठा है तो पितृदोष बना दिया। ठीक है, पिता का कारक है। शनि चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो इसको बोलते हैं मातृदोष हो गया। तो मतलब उसके माँ या बाप के साथ उसकी जमेगी ही नहीं। तब आपको शनि के साथ में सूर्य का भी, या शनि के साथ में चंद्रमा का भी आपको रेमेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर्म सुधार में शनि काम करेगा। या पैरों में बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है, नी के नीचे आ रहा है, ठीक है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का कारक मंगल भी है लेकिन शनि भी है, न्याय का करता है ना। ठीक है, तब भी आपको शनि देखना पड़ेगा। और जब आपका मार्केस है, एक और बात आपको मैं बता रहा हूँ, नीच ग्रह, नीच ग्रह हो, मार्केस हो या बाधिकेस हो, उसके लॉर्ड के आपको कलर भी यूज कभी नहीं करना है। अगर आपको इसके कलर यूज करना शुरू कर दिया ना जाने अनजाने, मान लो आपकी बैंड बच जाएगी। और आप देखोगे उन लोग को, आपके आपके क्लाइंट को जिसके आप कुंडली देख रहे हो, जिसका मार्केस और बाधिकेस शुरू हो चुका है, या नीच प्लैनेट का वो लॉर्ड का, वो 101% वो कलर यूज कर रहा होगा, या उस कलर की गाड़ी होगी, उस कलर के वो कपड़े पहन रहे होंगे, चाहे वो कितने ही महंगे हो, या उसके अंडरगारमेंट्स हो, या उसका वो डेस्क हो, या उसकी वो पेन हो। आप उसको पूछेगा, या खाना उसी रंग का खा रहा होगा। मान लो किसी का बुद्ध खराब है, मैंने कुंडली देख के आधार पे एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। अगर आप उसको पूछोगे क्या उसको स्किन डिसीज हो रही है, बुढ़ा स्किन का कारक है, तो वो सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहा होगा, 101%। चंद्रमा खा रहा है, डिप्रेशन है का, तो वो सबसे ज्यादा पनीर और दूध खा रहा होगा। तो उसको बोला भाई दूध पनीर ये सब बंद कर दो, चंद्रमा से रिलेटेड व्हाइट तो कलर के कपड़े पहनना बंद कर दो। नीरव, यू आर सेइंग कि जो ग्रह नीच का है उसका कलर का नहीं यूज करने का। चारे नहीं, चारे नाउ नहीं। आई डोंट नो वेदर आई मेंशनड यू और नॉट। मंगल अगर नीच का है तो कौन सा कलर नहीं यूज करने का लाल, है? लाल कलर। Someone specifically told me Jayesh nu mangal neech nu છે. So अच्छा, someone specifically told him to keep red handkerchief in his pocket always. प्रणाम करता हूँ एस्ट्रोलॉजर को। And he used to keep it also for many years. तो ये बात त्यारी जो जो जय से एकदम गुस्सा में हंसे त्यारी, जभी जभी कैमरा बंद इसी का करना है क्या? निकला में बट देखना वो होगा। ठीक है, दूसरा, जयेश भाई को बोलना कॉपर कभी यूज ना करे। कॉपर के पानी में, पानी भी जग में भी पानी ना पिए, क्योंकि मंगल का जो धातु है कॉपर। ओके अगर वो कॉपर या ऐसा कड़ा,
हाथ के जो हम लोग जेंट्स लोग पहनते हैं वो भी यूज ना करें। कॉपर का कड़ा ना? एग्जैक्टली, क्योंकि कॉपर भी मंगल का कारक है। और अगर जमीन लेनी हो, क्योंकि नीच है मंगल, तो जमीन जायदाद आपके नाम चले तो फिर, क्योंकि मंगल खराब है। अगर इले से तो પછી એમને हैरान गति था। ठीक है। इस तरह से आपको फिर धातु पर भी हम लोग बात करेंगे आगे, इसके कौन कौन से धातु है, ये सारी चीजें। ठीक है। शनि का धातु है लोहा। शनि आपका खराब है, लोहे के बिजनेस में हो, कार सेलिंग बिजनेस में हो, ऑटोमोबाइल में काम करे हो, फैक्ट्री में ही, ठीक है, तो आपकी बैंड बजेगी। ठीक है। लोहे का जो भी बिजनेस आपका, क्या रद्दी, रद्दी और इसका क्या बोलते हैं उसको, रद्दी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कबाड़ी का आप कर रहे हो, शनि खराब है, काम नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इससे आपको ऑक्यूपेशन में भी हेल्प होगी। फिर आता है राहु। राहु महाराज, इसके लिए नागर मोथा। नागर मोथा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है, तो नागर मोथा आपको लगाना चाहिए। और राहु के लिए और केतु के लिए मैंने बताया साउथ वेस्ट इज द जोन। तो राहु का काम ही है इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम हो गया, भय हो गया, राहु का दोष हो गया, साउथ वेस्ट खराब है घर के अंदर में, या काल सर्प दोष है, तब आप राहु के लिए नागर मोथा लगा सकते हो। ठीक है। केतु, कीटों के लिए अश्वगंधा और दर्भ जिसको बोलते हैं ना, दर्भ और कुश बोलते हैं, कुशासन भी बनता बनता है, कुश का आसन बनता है। तो अश्वगंधा या कुश, अश्वगंधा तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन दर्भ का प्लांट तो मिल जाएगा, दर्भ या कुश। ठीक है। और ये काम करेगा कहाँ के, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे जाना है, बहुत साधना कर रहे हो आप, जा नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि केतु और शनि ही है जो स्पिरिचुअल और ऑकल्ट का प्लैनेट है। मैंने पहले भी बताया था, लोग बोलते हैं कि ऑकल्ट के लिए गुरु चाहिए। गुरु क्यों चाहिए ऑकल्ट के लिए? बिकॉज गुरु ज्ञान देता है ऑकल्ट का। लेकिन ऑकल्ट के प्लैनेट सिर्फ दो ही है, शनि एंड केतु। ठीक है। तो अगर ऑकल्ट में आप बढ़ नहीं पा रहे हो, तो देखो शायद आपका केतु खराब होगा। आपको मोक्ष मार्ग की बनना है, मेडिटेशन में आगे जाना है, ध्यान करना है, साधना करनी है तंत्र मंत्र की, तो उसके लिए शनि और केतु, क्योंकि तंत्र मंत्र का कारक शनि भी है और राहु भी है, नॉट केतु। ठीक है। तो और काल सर्प दोष है, केतु खराब है, ठीक है, तब भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। और जोन वही है। केतु के लिए एक और बोलता हूँ, नारियल। जिसका केतु खराब हो ना, उसके आप उतारा कर लो नारियल से, तो जल्दी से आपको इंस्टेंटली 24 घंटों में उसका रिजल्ट दिखेगा। केतु के लिए ये मैंने ट्राई किया है। एक दो बच्चियां है जिसका ये मिल नहीं पा रहा था। रेणुका सुन रही है? वो तेरे को वो बच्ची का नहीं मैंने हैंडराइटिंग दिखाया था कल? ठीक है। एक मेरी क्लाइंट है, उसका केतु ही खराब था, जिसके कारण उसको मैरिज के प्रपोजल नहीं आ पा रहे थे। ठीक है। मैंने देखा केतु खराब है, और उसकी राइटिंग अंतरदशा चल रही थी। बस खाली नारियल लिया और नारियल से उतारा कर दिया, और उसको बोला बैठे पानी में तू विसर्जित कर दे। उसको 2 दिन के अंदर में प्रपोजल आना स्टार्ट हो गए, अच्छे अच्छे। ठीक है। तो ये उतारा इतना काम करता है। उसी तरह से इसकी जो सामग्री है, उसका भी आप उतारा कर सकते हो, लेकिन उतारे में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, 2-3 चीजों का। पहला, जब भी आप उतारा करो, मंगलवार, शनिवार या रविवार, 3 ही दिन करना है। या रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि मैंने आप लोग को बताया था, 4, 9, 14, और इवन अमावस्या को भी कर सकते हैं उतारा, घर का या इंसान का। तीसरा थंब रूल, आपका जब भी उतारा जो सामने वाला कर रहा है या आप कर रहे हो, तो आपके राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए। चौथा, आप जिसका उतारा कर रहे हो, तो आपका तो, अगर आप ही उतारा कर रहे हो तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा, और सामने वाला जिसका उतारा हो रहा है वो आपके लेफ्ट साइड में होगा। पांचवा रूल, जब आप उतारा कर रहे हो तो हमेशा क्लॉकवाइज उतारा होगा, और वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी सिर से लेकर क्लॉकवाइज में जाएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएगा। सातवां, जब आप उतारा करो, क्लॉकवाइज करो और ऑड नंबर में करो, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। और उतारा करने के बाद किसी को टच ना करके उसको बहते पानी में, पहला प्रेफरेंस बहते पानी में उसको विसर्जित कर दो। वो भी नहीं मिल पा रहा है तो 4 रास्ते पे कभी ना रखो, क्योंकि उसमें सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई है। ठीक है। तो या फिर किसी पेड़ के पास, चैत्य वृक्ष, चैत्य वृक्ष किसको बोलते हैं? बोलते हैं पीपल, बरगद, इमली। ठीक है, ये सब चैत्य वृक्ष माने जाते हैं। ठीक है। पीपल हो गया, बरगद हो गया, इमली हो गया, वहां पर आप उसको रख सकते हो। केले का वृक्ष वहां नीचे रख दोगे, और फिर आपको घर पे आ जाना है और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, जो उतारा आप करोगे तब। ठीक है। अगर नारियल का या ऐसा इसका उतारा है तो।
ठीक है, महीने में एक बार आपको हमेशा उतारा करना है अगर आपको लगता है बहुत नेगेटिविटी आ रही है। जिस तरह से इंसान का उतारा होता है उसी तरह किसी वस्तु का भी उतारा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना। ठीक है, अगर आपको जैसे करिश्मा हम लोग अभी टैरो में है, ठीक है, तो अगर हम टैरो कार्ड को एक्टिवेट करना है, मान लो आपके गणपति हैं, आपके इष्ट देवता, गंग, एक एक वो लिया टैरो कार्ड, गंग કરીને उसका बीज मंत्र बोल दिया, या ओम गंग गणपति नमः, फूक मार दिया, तो वो एनर्जी आपके ओरल कैविटीज में, माउथ में आ गई है। अब जैसे आप फूकते हो, इसलिए बोलते हैं मंत्र जप के वक्त या मंत्र जप के दौरान आपको बोलना नहीं, क्योंकि जैसे आप बोलते हो मंत्र तो उसकी एनर्जी बाहर निकल गई, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए मानसिक मंत्र जप में ज्यादा फायदा माना गया है। ठीक है, इसी तरह आप कवच भी बना सकते हो, प्रोटेक्शन चिन्ह बोलते हैं ना, प्राणी कीलिंग में, रेकी में। सिंपल है, जो आप इष्ट देव का मंत्र है आपको 108 बार बोल लिया और हाथों के ऐसे सामने रख दिया, जैसे इस तरह से, और फूक मार दिया, अपने पूरे शरीर पे फेर दिया, कवच बन गया, कोई आपको कुछ कर नहीं पाएगा। इतना सबसे सिंपल उपाय है प्रोटेक्शन सील बनाने का, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करने का। कल बोल रही थी ना पायल अपने को कि ऑरा आप लोग कर दो, दिस इज द बेस्ट वे आई विल फील। या जो उसका कवच है देवता का, जिसको आप मानते हो, उसका पूरा एक बार पढ़ लिया, फूंक मार दिया और पूरे हाथ पे फेर लिया। लेकिन उस कवच को सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्धि के लिए 3 सबसे बड़े पर्व होते हैं। वो है सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, जन्माष्टमी, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, और मैं भूल गया, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दोनों ग्रहण, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिवाली की रात्रि। ठीक है, उस पर आप अगर 108 बार आपने उस कवच का पाठ किया, उसकी सिद्धि आपको मिल गई। फिर डेली एक ही बार उसको पढ़ना है, और पढ़कर ऐसे कर दो, बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, दैट्स गारंटी। पर आप ये क्रिया करते हो, किसी को बोलना भी नहीं है कि ये इसका कवच, ये मंत्र मेरे को सिद्ध हो चुका है। बोल दोगे तो इसकी एनर्जी गई काम से। ठीक है, तो चलिए अब अगले, ठीक है, एक और बाकी है, सॉरी। ठीक है, तो अभी ये देखिए, सूर्य यदि नीच का हो, अगेन अ फ्यू डिस्क्लेमर, सूर्य जिसका नीच का हो, वो मैंने बता दिया था। ठीक है, उसको श्वेतांग कभी धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पेड़ लगाए। बुद्ध नीच का हो तो अपामार कभी धारण ना करे, बल्कि उसका पेट लगाए। एक और बात, एक्समस ट्री, जो हम लोग इंडियन लोग पागल है ना, सब लोग घर पे लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, उससे वास्तु दोष लगता है। क्यों पता है? वो स्टार है, एंगुलर है, कांटेदार फॉर्म में वो लोग लगाते हैं, अलग अलग एकदम कांटे वाले, जरी वाले। और मैंने बताया था, वेदर यू आर पुटिंग द कांटे वाला या उसके जैसा कोई चीज आप डालते हो तो वास्तु दोष लग गया। तो एक्समस ट्री कभी भी कृपा करके घर, But ऑफिस या घर के आसपास भी। Xmas tree, today so you to get all a plastic wala, not that original one. That हाँ, also. दैट ऑल्सो। प्लास्टिक क्या है करिश्मा? राहु। प्लास्टिक इज नथिंग, इज द राहु। तो आप राहु को जरा, इसलिए हम सबकी बैंड बजी है, हर चीज में साला प्लास्टिक है, यहाँ प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिक है। तो हमारा जीवन राहु से भरा पड़ा है, इसलिए हम सब पैसे के लिए पागल है। इसलिए कलयुग में राहु को उसका राजा बताया गया है। यू अंडरस्टैंड? प्लास्टिक कहाँ नहीं है, गुस्सा आता है, हम लोग प्लास्टिक के युग में जिन रहे हैं। ठीक है, तो एक्समस ट्री कभी ना लगाए। ठीक है, घर या घर के पास भी नहीं। अब घर के पास नहीं, कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए? मेरे हिसाब से मिनिमम जितना आपका जो बिल्डिंग है ना, उसकी छाया गिरती हो ना, उसकी जितनी हाइट होगी ना, उतना डिस्टेंस तक आपको वो नेगेटिव वृक्ष नहीं लगाने। मतलब मान लो ये 10 फीट है पूरी बिल्डिंग की हाइट, तो इतना पूरा यहाँ तक उसकी छाया जहाँ गिरती है 10 फीट, वो एरिया तक आपको वो पेड़ नहीं लगाने, जो आपका मार्केज का हो, बादकेश का हो। ठीक है, या लगा भी सकते हो तो घर के बाहर ही है तो उसमें, लेकिन दूध वाले वृक्ष कभी ना लगे, कांटे वाले वृक्ष कभी ना लगे, नींबू के वृक्ष कभी ना लगाए। ठीक है, कैक्टस हो गया उसका वृक्ष कभी ना लगे, एलोवेरा वृक्ष वो घर पे नहीं लेकिन बाहर आप रख सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव वाइब भी देगा, वास्तु दोष भी देगा। और क्यों पता है? कांटेदार, क्योंकि कांटेदार वृक्ष में ये सब में ही भूत प्रेतों का वास भी होता है, जल्दी आ जाता है। बरगद के पेड़ में, इमली के पेड़ में, बरगद, इमली, समी, जितने कांटेदार के, People also, no? पीपल भी, इस सब में भूत प्रेतों का वास होता है। देवी देवता भी आते हैं और भूत प्रेत भी आते हैं। श्वेतांग में, श्वेत आंकड़ा है, उसके अंदर वो हनुमान का स्वरूप माना गया और गणपति का भी स्वरूप माना गया है और शिव का भी स्वरूप माना गया है। तो श्वेतांग के अंदर में वहाँ शिव, हनुमान और गणेश का वास रहता है, इसलिए इसके ऊपर साधना की जाती है। ठीक है, पीपल के अंदर में विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का वास माना गया है। बरगद के अंदर में
जो वट वृक्ष जिसको कहते हैं उसमें शिव का वास माना गया है, इसलिए वट वृक्ष में तो नीचे बैठना ही मत। ऑक्सीजन तो मिलेगा पीपल और इसमें, लेकिन वहाँ आपको मैक्सिमम भूत प्रेत वहाँ अंदर लटके हुए रहते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। जिसका थर्ड आई ओपन है वो देख सकते हैं भूत प्रेत को, ठीक है, बाकी नहीं। ठीक है। वृक्ष रोपण के बाद आपको चाहिए, पहले तो बाद मैंने आपको पहले कहा था, आपको बता दिया प्रो एंड कॉन्स, मतलब किस तरह से लेना है वृक्ष रोपण। पंचांग देखें, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग सबसे अच्छा माना जाता है। पुण्य नक्षत्र ये भी अच्छा माना, जैसे कल गुरुवार था, पुण्य नक्षत्र में अगर वृक्ष रोपण करोगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो अमृत सिद्धि योग ये पंचांग में लिखा रहता है, मोबाइल के ऐप में आ जाता है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, पुण्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, चाहे रवि पुष्य हो या फिर गुरु पुष्य, दो आते हैं। गुरुवार के दिन आते हैं उसको गुरु पुष्य नक्षत्र योग कहते हैं, और रविवार के दिन जो आते हैं उसको रवि पुष्य नक्षत्र योग कहते हैं। तो दोनों ही नक्षत्र गुरु के, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है। इसमें आप वृक्ष लगाओगे, और वो भी अगर शुक्ल पक्ष में आए तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है। रिक्ता तिथि आपको अवॉइड करनी है, 4, 9 और 14 तिथि, डेट नहीं बोल रहा हूँ, 14 और अमावस्या, तब वृक्ष रोपण नहीं करना है। वृक्ष रोपण के बाद आपको नारियल अर्पित करना है, और सगुण में देसी गाय का घी का दिया जलाना है। ठीक है। सगुण मतलब क्या होता है, आपको चाहिए गहरी सांस लो, सांस को होल्ड किया और रुकी सांस में आपने दिया जलाया, इसको कहते हैं सगुण अवस्था। ठीक है। और हल्का सा भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। जब ये आप किसी अपने ही कारक ग्रह के, अब आपको मनोकामना की एक विधि बता रहा हूँ, आपके कारक ग्रह के जो अ, वृक्ष है उसके पास नियमित या रोज एक सगुण में देसी गाय का घी आप अगर आप दिया जलाते हो, और बंद अवस्था में यानी कि रुकी सांस में दिया जलाते हो, और रुकी सांस में दिया जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलोगे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन करके देखो बॉस, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके कारक ग्रह के प्लैनेट, मारक ग्रह के मत कीजिएगा भाई। ठीक है। तो आपका, और जितना आपकी लंबी सांस टिकेगी ना उतनी ज्यादा एनर्जी एनहांस होगी और मनोकामना फटाफट पूरी होगी, पूरी होगी। ठीक है। और आपकी, और वो कारक ग्रह का प्लैनेट का जो वृक्ष है, वो जितना ग्रो होगा ना उतनी आपकी फटाफट ग्रोथ होगी। और अगर वो ग्रोथ नहीं हो रहा तो देखो आपने पंचांग के हिसाब से क्या किया था, कुत्ता बिल्ली खा तो नहीं गया, मतलब कोई वहाँ चिड़िया ने बीट तो नहीं कर दिया है, कोई आसपास में नेगेटिविटी तो नहीं है, ये आप बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी उसमें। ठीक है। मुहूर्त देखो, अब थोड़ा मुहूर्त पे आ जाते हैं। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है नॉर्मल टाइम से, नॉर्मल उससे, क्योंकि आप लोग बोर हाँ भी हो जाते हैं, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा ये डाल दिया। ठीक है। हम हमेशा चंद्रमा के जल या पृथ्वी तत्व में रोपण करें। अब ये थोड़ा स्वर विज्ञान है, तो अगर आपको सीखना है तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा स्वर विज्ञान में एलिमेंट कैसे सर्च मारना। एक तो आपको पता है कि ये है सूर्य नाड़ी राइट साइड का, ये है चंद्रमा नाड़ी। सूर्य नाड़ी को हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं, और चंद्रमा को हम ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। और जब दोनों ही ब्रेथिंग पैटर्न इक्वली आती है सूर्य और चंद्रमा नाड़ी से, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में आपको कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उस समय केवल मेडिटेशन, मंत्र जाप या ईश्वर स्मरण ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब एलिमेंट्स 5 है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो एलिमेंट्स इसमें लिखे हैं, जल और पृथ्वी तत्व में रोपण करें सगुण में। सगुण में मतलब सांस ली, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, उसमें मैंने सांस ली, सांस को होल्ड किया, अब रुकी सांस में वो गड्ढा मैंने डाले, उसके अंदर मैंने वो पूरा वो वृक्ष का ये लिया और डाला, और मिट्टी भर दिया फटाफट। इसको बोलते हैं सगुण अवस्था में रोपण करना। अब जानोगे कैसे? ठीक है। जब आपको जल तत्व जानना है, क्योंकि इसमें जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो जल तत्व आप कैसे, जैसे सांस लंबी जा रही है, आप सांस आप फेंकोगे, तो पहले आप जान लो कि सांसों को जानोगे कैसे। तो आपका योर चेस्ट, दैट इज योर टॉर्सो, योर नेक एंड हेड ऑल शुड बी स्ट्रेट, और सीधा बैठोगे 90 डिग्री में, इरेक्ट। ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं, जब आपको सांस चेक करनी हो, ऐसे भी नहीं, पीछे भी नहीं, आपको स्ट्रेट बैठना है एकदम ही। ठीक है। और फिर हाथ ऐसे कर दो, और सांस को बाहर फेंको, करो आप लोग, करो, सांस को ऐसे बाहर फेंको, तो देखोगे एक धीमी सांस होगी, एक एकदम स्ट्रांग होगी। करिश्मा तुम्हारा कौन सा है, सूर्य चंद्र? दोनों सेम है नीरव। हाँ सुषुम्ना चाली चल रही। ठीक है। अब आपको एक और बता रहा हूँ, अगर सुषुम्ना चल रही है ना, ये सुषुम्ना काल स्वरूप मानी गई है।
इससे वरदान और शाप भी दिया जा सकता है, ये नाड़ी जब चलती है। तो इस टाइम पे जब सुषुम्ना चल रही है, आप किसी को शाप दे दोगे, जा साला तेरा कल्याण हो जाएगा, रियली हो जाएगा, तो सुषुम्ना इतनी खतरनाक है। उस टाइम पे आपने बोलेगा जा तू अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी 5 से 30 सेकंड तक ही आती है, क्योंकि वो ट्रांजिशन में जब सूर्य से चंद्रमा में शिफ्ट होता है तभी वो नाड़ी सुषुम्ना आती है 5 से 30 सेकंड तक का, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, तो 24 घंटे तो 24 बार सुषुम्ना आती है। तो आपके पास ऐसा नहीं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है, 24 बार आपके पास वाक सिद्धि की पावर आती है, ठीक है। तो पहला है, जब आपने इस शास्त्र को पढ़ना सीख लिया कि चंद्रमा है या सूर्य नाड़ी है, ठीक है। दूसरा है कि तत्व, ये 4, ये 8, ये 12, समझ गए, 4 फिंगर, ये मेरी 1 2 3 4, इसको ऐसा रखा, 4 8 12, यहां तक अगर सांस आ रही है तो ये 12 अंगुल जो है इसको बोलेंगे हम पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। फिर आता है वाटर एलिमेंट, 16 फिंगर, 4 8 12 16, लंबी एकदम होगी। तो ये 16 फिंगर, ये क्या है, वाटर एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आता है अपना एयर एलिमेंट। तो जब आप स्ट्रेट ही ऐसे बैठोगे, ये तीनों अलाइनमेंट में होगा, और हाथ ऐसा आपको, ये जो आपका चीक है, गाल है, उसके पैरेलल रहेगा इस तरह से, दोनों में से एक, ऐसा। और फिर आपको सांस बार फेंकनी है। अगर आपकी ब्रीथिंग पैटर्न नीचे ना जाके 45 डिग्री डायगोनल जा रही है तो एयर एलिमेंट से, एयर एलिमेंट में भी कभी कोई काम मत करना, काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज एयर एलिमेंट। तो 45 डिग्री यहाँ पे आएगी पूरी सांस, अभी नहीं है बाबा। अगर एयर एलिमेंट जिसका एक्टिवेट रहता है ना, आंखों से समझ में आता है और बातों से समझ आता है, वो एकदम कंफ्यूज रहेगा। जब आप कंफ्यूज हो ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चेक करो, इमीडिएटली एयर एलिमेंट्स होगा। आप ऐसे करोगे आपको तुरंत दिखाई देगा, चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो। व्हेन यू आर कंफ्यूज, व्हेन यू आर टोटली इनटू फुल ऑफ एंजाइटी, एयर एलिमेंट्स आपको एंजाइटी देता है, ठीक है। जल हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु हो गया। फिर आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व यानी सुषुम्ना नाड़ी इक्वल लेवल पे जाती है, ठीक है। अभी चेक करो करिश्मा, अब सुषुम्ना निकल गया होगा। सिट स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हमारे बैठा लीजिए, ऐसे टेढ़ा मत, स्ट्रेट बैठो एकदम। हाँ, गर्दन भी स्ट्रेट, एकदम सामने देखो। और अब वो चला गया होगा सुषुम्ना, अब चंद्र या सूर्य होगा। Right is more powerful now. हाँ, तो वो तभी ट्रांजिशन में था, तब तुम्हारे पास सुषुम्ना आ गई थी, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल रहते, दैट इज द स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व एक्टिवेट है। लास्ट में आया है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या होता है, ये जो कि कलयुग में किसी के फायर एलिमेंट रहते नहीं है, इसलिए हम लोग की आयु कम होगी, बिकॉज हमारे में अग्नि तत्व की जो प्रधानता थी पहले 3 युग में, वो कम हो गई कलयुग में। वो है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट जब होता है तो सांसें ऐसे यहाँ से यू शेप में ऊपर की तरफ जाती है, तो किसी की नहीं होती है। इसलिए हम लोग की सबकी आयु कम है, क्योंकि अग्नि तत्व की प्रधानता कम हो गई है कलयुग के अंदर में, ठीक है। तो वो बैडली होगा कि ऐसे यू शेप में ऊपर की तरफ 4 अंगुल ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा आप करोगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, पर ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखते हैं चंद्रमा की जल तत्व, यानी 4 अंगुल और 4 4 8 12 होगा। जैसे आगे पृथ्वी तत्व करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप बोलोगे यार नीरव मेरा तो हायर चल रहा है, अभी मेरे को डालना है, मेरे को जॉब पर भी जाना है, मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है। जो एलिमेंट्स है ना उसका ध्यान करो, ठीक है। यानी आपका वायु तत्व, आपको पृथ्वी तत्व का, आपको उसको एक्टिवेट करना है। आग बंद करो, पृथ्वी माँ का ध्यान करो, या पृथ्वी का जो आता है बीज मंत्र, लम 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 500 1000 बार बोलो, 1000 बार, पृथ्वी तत्व 100% आ जाएगा। उसका बीज मंत्र बोलो। दूसरा अपने को कौन सा चाहिए, पृथ्वी तत्व, नीरव जल हमास कह तत्व। रहे छे काले छे के आजे छे, सॉरी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। अमास, अमास चल रही है, कल 11:55 को खत्म हो जाएगी, सुबह को 11:55 को खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना तो लम बीज मंत्र है। और अगर जल तत्व को हम लोग कर लेना, उसका बीज मंत्र है वम। और आग बंद करो और इधर चंद्रमा को वहां सामने विजुलाइज करो, थर्ड आई पर, और बीज मंत्र बोलो, वम 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 बोलते रहो। 500 बार 1000 बार बोल दिया, फिर चेक करो, अपने आप जल तत्व आ जाएगा आपका, ठीक है। इट दैट सिंपल, ठीक है। तो
हमेशा चंद्र स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में रोपण करें। सगुण में, सगुण में मैं बता दिया, सांस गहरी लेनी है, होल्ड करना है, रुकी सांस में रोपण करना है, वो हो गया सगुण में। और पुष्य नक्षत्र मैंने बोला अति उत्तम जीवनदायी कार्यों में, सारे शुभ कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद दूसरे भी हैं वृक्ष रोपण के लिए, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, हस्त नक्षत्र। इन नक्षत्रों में वृक्ष रोपण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और पहले भी बताया था शुक्ल पक्ष होना चाहिए, विशेष रूप से तीज से लेकर एकादशी तक। थर्ड डेट, डेट यानी नॉन इंग्लिश डेट, थर्ड, तीसरी, जो प्रतिपदा, बीज और तृतीया आ गई, थर्ड डेट, वहां से एकादशी तक का समय सबसे श्रेष्ठ है शुक्ल पक्ष का। उसके अलावा जिस दिन अमृत सिद्धि योग हो और सर्वार्थ सिद्धि योग हो तभी विशेष लाभदायक रहता है। ठीक है, और भी है भाई आज, काफी आज। ठीक है, ये खत्म ही कर देते आज, मुझे पता नहीं और कितनी स्लाइड है। ठीक है, फिर उसके अलावा और भी है। सोमवार को अगर आप करते हो तो जो मेडिसिनल प्लांट है उसका रोपण करोगे तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। क्यों पता है? मैंने बताया था जो ऊर्जा आ रही है चंद्रमा भगवान से वो रात को आती है, तो पूरे पृथ्वी पर उसकी ऊर्जा जाती है, तो उसके मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए इसको वनस्पति का राजा कहते हैं चंद्रमा को। इसलिए सोमवार को अगर मेडिसिनल प्लांट आप रोपित करते हो, जो कि हर प्लांट के अंदर मेडिसिनल वैल्यू है ही, ऐसा ब्रह्मा जी ने एक भी नहीं बनाया जिसमें मेडिसिनल वैल्यू ना हो। गुरुवार को तो धार्मिक वृक्ष आपको डालना चाहिए, जैसे पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, आंवला, ये सब। शुक्रवार को पुष्पदंती, पुष्पदंती यानी जिसमें फूल आते हो और सौंदर्यवती पेड़ हो, जो दिखने में सुंदर हो, ऐसे पेड़ के लिए शुक्रवार सबसे अच्छा माना गया है। और मैंने बताया था सूर्योदय के बाद या ब्रह्म मुहूर्त के आसपास में 6 बजे से 9 बजे के बीच मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वृक्ष रोपण के लिए। क्या हुआ, बिना बोर हो गई आज के टॉपिक से? हाँ, लग रहा है जिस तरह से ऐसे बैठ गए पता चल गया। ठीक है, और है, और लास्ट, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। फिर मंथ है, मंथ है आषाढ़ महीना, श्रावण महीना अभी जो चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, आज तो लास्ट डे है। वर्षा ऋतु के कारण श्रावण महीने में अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलता है। भाद्रपद अगला महीना आएगा, भाद्रपद में फलदार जो वृक्ष जिसमें फल आते हैं, ऐसे वृक्ष आप डालते हो, फटाफट वो उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, हमेशा स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। स्थिर लग्न कौन से आते हैं, याद है आप लोग ये भूल गए? चर, स्थिर, द्वि स्वभावी, याद है? 369 द्विस्वभावी है। ठीक है, 13579 चर है। वन फिर नहीं कौन सा है, चार 2 वन 4, फोर सेवन टेन हाँ 14710, यस। तो आपको चर स्थिर, स्थिर में ही आपको वृक्ष का रोपण करना है। तो देखना पड़ेगा, उस दिन की कुंडली निकालो, जैसे हम सब बॉम्बे में रहते हैं तो आज का इसमें डाल दो और देखो, डेट डाल दो, समय डाल दो, लोकेशन डाल दो, देखो कौन सा लगना आ रहा है। अगर द्विस्वभावी या चर आ रहा है उस दिन रोपण मत करो। पर अब मान लो पुष्य नक्षत्र आ रहे हैं लेकिन साथ साथ में सारी चीजें, लेकिन लग्न स्थिर नहीं आ रहे हैं, तो एक को आप स्किप कर सकते हो। देखो आपको सारी चीजें नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो राहु, गुलिकान काल, वो सब आपके ऐप में आ जाते हैं आज। राहु काल डेली आता है, वो आप चेक कर लो। और गुलिकन काल भी आता है, उसमें भी आपको नहीं करना है। बुधवार युग विजय काल वर्जित है। विजय काल किसको बोलते हैं? 11:30 से लेकर 12:30 तक, ये 12 नहीं लिखे, 12:30 लिखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। 11:30 से लेकर 12:30 तक दिल्ली विजय काल आते हैं, उसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो, सिवाय कि बुधवार का जो विजय काल होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। बाकी शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, वहां सबके सारे विजय काल, आपको ज्योतिष नहीं आता, 11:30 से 12:30 विजय मुहूर्त में आप कोई भी काम कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट द पंचांग। ठीक है, बस खत्म हो गया आज का स्लाइड नीरव पे। नाउ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हमें काले शनि अमास 6 till 11:30 or 55, 11:40 12 गिन लो आप। so I heard that Lucifer દીવો પીપલના tree પાસે કાળા તલ हाँ, નાખીને so anything of that sort should to be done or what? नहीं, वो इसलिए किया जाता है, अमावस्या को कारक करता है, सॉरी, पितरों का कारक होता है अमावस्या के लिए। तो उस दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, आप अगर घी जलाते हो, देसी गाय का घी का या सरसों का तेल का, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। और उसमें एक लोटा जल भी आप डाल दो पीपल के वृक्ष में, तो उससे भी पितरों की शांति मानी जाती है। एक और बोलता हूँ, अगर आपका काम नहीं हो रहा है और शनिवार की कोई काम के लिए जा रहे हो, तो आपको एक दिया
और नमस्कार या फिर साष्टांग प्रणाम करो, पीपल के वृक्ष को जाओ, उसको हक करो, बेटी जाओ इन्हें, ठीक है। और उसको प्रणाम करके बोलो, हे वृक्षराज, मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो, मेरा काम हो जाए। गारंटी गारंटी गारंटी, अगर आप ये करके गए आपका काम होगा, अगर विशेष रूप से शनिवार है, और इससे पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु का वास है शनिवार को, ठीक है। क्योंकि ओके। हाँ, वो वृक्ष को भी एक ये मिला है, क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन है ज्येष्ठा लक्ष्मी, जिसको दरिद्रता की देवी मानी गई है, ज्येष्ठा लक्ष्मी, पता है आप लोग को, बीना को हाँ। पता है, ठीक है। तो उसको फिर आशीर्वाद दिया था कि शनिवार के दिन विष्णु ने बोला था, क्योंकि विष्णु ने शादी की उसकी छोटी बहन से लक्ष्मी से, तो ज्येष्ठा ने उसको श्राप दे दिया कि तुम लोग अलग हो जाओगे वैसा। फिर विष्णु ने बोला, मैं एक बार आऊंगा तुम्हारे पास, हफ्ते में एक बार, शनिवार के दिन। तो इसलिए शनिवार में लक्ष्मी भी आती है, तभी विष्णु भी आते हैं उसके अंदर में। और इसलिए जहाँ लक्ष्मी आती है, उसकी बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी, ज्येष्ठा ज्येष्ठा लक्ष्मी भी आती है, तो ज्येष्ठा नहीं आ पाती। और उसको खट्टा पसंद है, इसलिए साइंटिफिकली देखा गया है, साइट्रिक एसिड नींबू में रहता है, तो नींबू मिर्ची हम लगाते हैं घर के बाहर, हाँ। ताकि वो ज्येष्ठा लक्ष्मी ना आ पाए। और ओके। जहाँ उसकी बड़ी बहन होगी, छोटी बहन होगी नहीं, जहाँ छोटी बहन होगी वहाँ बड़ी बहन नहीं होगी। यही कारण तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने में साइट्रिक एसिड अच्छा रहता है, वो जो पेस्टिसाइड का काम करता है, ये भी एक है, और नजर भी नहीं लगती। ठीक है, ठीक चलो है। आज तक के लिए इतना दोस्त काफी काफी बोर कर दिया आप लोग को, 1.5 घंटा लिया। नेक्स्ट वेनसडे गणपति छे नहीं सर। हाँ हाँ, तो ठीक है ना भाई। ट्यूसडे ना, ट्यूसडे भी नहीं, मंडे कर सकते हैं अगर सबको ओके है तो। आई एम ओके, वो बीना मैडम को बोलो, रवि भाई को बोलो, रेणुका मैम, आप तो नेहा हुई। आई थिंक हैज लेफ्ट द ग्रुप, सो मे बी ग्रुप में चैट करिए પછી। हाँ, वो चेक कर लेंगे, हम लोग डाल देंगे, क्योंकि वो अभी ट्रेन में है, तो वो कल आएगी ना। हाँ। नहीं, पूछ लेंगे। मंडे मुश्किल है, तो अभी सीधा थर्सडे, ट्यूसडे आई एम ओके। थर्सडे वो रहेगा मेरी माँ, ये विसर्जन रहेगा डेट, और वो दिन हाँ हाँ, तो आइदर मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे, आप लोग डिसाइड करो। ट्यूसडे भी नहीं, मंडे और फ्राइडे। ट्यूसडे कारण के गणपति लेવાનું મુહૂર્ત રાતના हाँ જોઈએ हाँ સાંજના हाँ જોઈએ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग बिना, आप लोग डिसाइड करो। मंडे मुझे लगता है ठीक लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये हफ्ते मंडे में या तो मंडे या फिर सैटरडे, फ्राइडे। या फ्राइडे। या फ्राइडे सैटरडे कर दो, सबसे बेस्ट है। वोट ले लेंगे, छोड़ो ना ग्रुप में, ठीक है। ठीक है। चलो आज के लिए इतना नेक्स्ट काफी वीक है। का थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि गणपति गेस्ट भी होंगे घर पे रात को, अगर तो एक हाँ, वीक खाली आगे पीछे होगा। ઓફકોર્સ। અચ્છા, કાલે આવું છું, તો પછી એક સવારે અહીંયા વાસ્તુ કરીને આવીશ, તો 12 बजे से पहले काम निपटाना है तुम्हारा, दोनों अच्छा। इसका। तो आई विल ट्राई टू कम बाई 10:30 और 11, 1 घंटे में तो हो जाएगा। ओके। बट रिकॉर्डिंग ऑफ करो। अरे हाँ, सॉरी मैं भूल गया।